नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और पाकिस्तान सीमा पर सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर हुए सहमत। दोनों देश डीजीएमओ स्तर पर हुई सहमति को आगे बढ़ाने पर राजी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुताक़ी से पहली बार की बातचीत। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा के लिए जताया आभार। अफगानिस्तान के विकास के लिए जताई भारत की प्रतिबद्धता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वायुसेना के भुज एयरबेस का करेंगे दौरा। एयरबेस पर सैनिकों से करेंगे मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के शौर्य, पराक्रम और सेना की सफलता का जश्न मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा जारी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स आज देश भर के कारोबारियों की बुलाई अहम बैठक। तुर्की और अजरबैजान के साथ व्यापार बहिष्कार पर लेंगे फैसला। अडानी ग्रुप के चीन की कंपनी ड्रैगन पास के साथ साझेदारी खत्म। एयरपोर्ट लाउंज पर दिखेगा इसका असर। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को फिर झटका। लंदन की अदालत ने 10वीं बार जमानत अर्जी की खारिज। सीबीआई ने आरोपी के दलीलों का किया विरोध। और रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में शांति वार्ता आज। ज़ेलेंस्की और पुतिन नहीं हो रहे हैं शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, यूक्रेन शांति के लिए सीधी ट्रंप पुतिन वार्ता ही एकमात्र रास्ता। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय जारी रखने पर सहमति जताई है। ये सहमति दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशकों डीजीएमओ के बीच 10 मई को हुई वार्ता के बाद बनी। ये निर्णय दोनों पक्षों के बीच विश्वास निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया था कि दोनों देशों ने विश्वास निर्माण उपायों को जारी रखने का निर्णय लिया। इसके बाद 12 मई को भी डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई थी, जिसमें सैन्य कार्रवाई रोकने के समझौते को कायम रखने पर चर्चा की गई। भारतीय सेना और सरकार ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। भारतीय सेना की ओर से ये भी कहा गया कि सीमा सतर्कता के स्तर को कम करने के लिए दोनों देशों को सहमति की जरूरत है और इस दिशा में किए गए कदम काफी अहम हैं। ये सहमति भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग और बातचीत के नए रास्ते खोलेगी, जिसमें भविष्य में सीमा पर शांति बनी रहे। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह के उल्लंघन को लेकर भारतीय सेना सतर्क है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करने के लिए अफगानिस्तान को धन्यवाद दिया। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दरअसल तालिबान सरकार के सत्ता में आने के बाद दो देशों के बीच ये पहली बातचीत है। इस दौरान विदेश मंत्री ने अफगान विदेश मंत्री मुत्तकी के साथ व्यापार, चाबहार बंदरगाह और अफगान व्यापारियों और मरीजों के लिए वीजा सुविधा पर भी बातचीत की। दोनों देशों के बीच संबंधों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में अफगानिस्तान के लोग भारत के साथ खड़े रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा करेंगे। इस दौरान वो जवानों से मुलाकात कर भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों का मूल्यांकन करेंगे और मजबूत किए गए सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता की जांच भी करेंगे। सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन के जरिए भुज को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से पाकिस्तान के लगातार हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया था। भुज रुद्र माता वायुसेना स्टेशन भुज में स्थित भारतीय वायुसेना का एक प्रमुख एयरबेस है। ये स्टेशन नागरिक भुज हवाई अड्डे के साथ अपना रनवे साझा करता है
और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के अधीन कार्य करता है। भुज वायुसेना स्टेशन, जिसमें 27 विंग है, भारत पाकिस्तान सीमा से निकटता के कारण हवाई रक्षा और निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज नई दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें पाकिस्तान का समर्थन करने के कारण तुर्की व अजरबैजान के साथ व्यापारियों द्वारा सभी वस्तुओं का आयात निर्यात व्यापार बंद किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा। कैट का कहना है कि जो भी देश भारत के खिलाफ, उसके साथ व्यापार करने का कोई सवाल ही नहीं है और देश के व्यापारियों द्वारा अपनी देशभक्ति को प्रदर्शित करने का यही समय है। पूरे देश के साथ व्यापारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं। कॉन्फ्रेंस में भारत की सेनाओं के शौर्य एवं पराक्रम के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन और ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा भारत के खुदरा व्यापार को नुकसान पहुंचाने के मामले में आगे आंदोलन को लेकर भी बड़े निर्णय लिए जाएंगे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ने एक बयान जारी कर कहा कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स ने चीनी डिजिटल एयरपोर्ट प्लेटफॉर्म ड्रैगन पास के साथ अपनी साझेदारी को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है, जो एयरपोर्ट लाउंज तक पहुंच प्रदान करता था। ड्रैगन पास के ग्राहकों को अब अडानी द्वारा प्रबंधित एयरपोर्ट पर लाउंज तक पहुंच नहीं मिलेगी। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान के चलते विवादों में फंसे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजय शाह के बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए एफआईआर पर रोक की मांग की है। और अब बात तिरंगा यात्रा की। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी सिलसिले में रांची में जोर शोर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर युवाओं ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य पर गर्व जताया। देखिए, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ वो मात्र 26 लोगों की हत्या नहीं थी, बल्कि उसके माध्यम से भारत में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की गई थी। और भारतीय सेना द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया वो बेशक एक पराक्रम था, लेकिन साथ ही साथ वो 140 करोड़ भारतीयों का भी प्रहार था। युद्ध तभी होता है जब सारी हदें पार हो जाती है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो बार बार अटैक होता रहा, आतंकवादी हमले होते रहे, किसी को भी ज़्यादा छूट मिल जाने के कारण वो आगे बढ़ते चला जाता है। तो जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और हमें अपनी देश की जो सेना है, सरकार है, उस पर गर्व है। हम सभी एकजुट हैं, एकता में ही बल है, इसलिए हमेशा एक रहें और आगे इस तरह के जो भी खतरे आएंगे तो हम हमेशा उसमें सरकार के साथ और सेना के साथ डटकर खड़े रहेंगे। सेना ने जिस प्रकार से अपना ऑपरेशन किया है और जिस हिसाब से उनके ठिकानों पे हमला किया है, चाहे वो रात को हो या दिन पे, हमले के बाद भी सेना आतंकवादियों ने लगातार 2-3 दिन तक मिसाइल दागे हैं, ड्रोन से हमला किया गया, लेकिन जवाबी कार्रवाई के रूप में हमेशा जिस प्रकार से सेना ने अपने पराक्रम का शौर्य दिखाया वो बहुत बेहतरीन था हमारे। और मुझे लगता है कि कितनी केपेबल है इंडिया की डिफेंस और इंडिया की गवर्नेंस, वो देखने को मिली। और साथ ही साथ में पाकिस्तान जो है वो कितना इनकेपेबल हाथों से रूल हो रहा है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ आतंकवादी पनप रहा है, ये भी देखने के लिए मिला। जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ शब्दों में पूरी दुनिया को ये स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जो है वो कभी भी इस तरह का कृत्यों को सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि दिल्ली के लसवा, गाजीपुर और ओखला लैंडफिल साइटों पर हरियाली को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने बायो माइनिंग और लैंड रिक्लेमेशन का काम तेज करने का फैसला लिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इन परियोजनाओं का मकसद कचरे के पहाड़ों को हटाकर इन स्थानों पर हरित क्षेत्र में तब्दील करना है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली सरकार बनने के बाद पर्यावरण की ओर लगातार काम हो रहा है और आज आपका ये विजिट ही दिखाता है कि दिल्ली में कूड़े के पहाड़ थे, एक चिंता का विषय था जिसमें आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, कूड़े के पहाड़, जैसे पाकिस्तान हमें गंदा पड़ोसी मिला है, ऐसे कूड़े के पहाड़ भी हमें लेगेसी में मिले हैं। उसको सुधार दिया, इसको भी सुधार रहे हैं। और जैसे डायनासोर लुप्त हो गए इस देश में से, दुनिया में से, इसी तरह कूड़े के पहाड़ लुप्त होने जा रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं दिल्ली वासियों को, 2000 जहां हम खड़े हैं, ये ओखला का जो कूड़े के पहाड़ हैं, 2025 अक्टूबर तक ही ये आपको दिखने बंद हो जाएंगे। लगभग 20 लाख मैट्रिक टन कूड़ा जो पुराना पड़ा लेगेसी के है, वो यहाँ से हम अगले 4-5 महीनों में और हटाएंगे। 10 लाख मैट्रिक टन कूड़ा फिर दोबारा से इसमें टेंडर करेंगे और लगभग 2028 से पहले दिल्ली के 100% कूड़ाघर, 100% कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे और ज़मीन पर आ जाएंगे। बिल्कुल ग्रीनरी और पेड़ और पौधे लग के और पार्क बने की स्थिति में होंगे, बार बन चुके होंगे। ये जो मोदी जी का संकल्प था दिल्ली के लिए, और हमने कहा था हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, उसकी तरफ हमारे कदम अग्रसर है। संकल्प के साथ आपकी सरकार काम कर रही हो, 2028 का टारगेट आपने किया है, तो यानी कि माना जाए 10 साल आपदा की सरकार जिसे आप कहते हैं, उन्होंने जो दिल्ली की मूल समस्याएं थी उसको दरकिनार किया और ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था। स्वास्थ्य भाई, आम आदमी पार्टी कब कह रही है कि उन्होंने किया है? वो तो खुद ही कह रहे हैं हम पैसे बनाने के लिए आए थे, 10 साल में खूब बना लिए हैं, अब वो पंजाब चलेंगे पैसे बनाने के लिए। अब वहाँ जाके शराब पी कर लोग मर रहे हैं। जो पहले नर्क यहाँ था और वो सारे दिल्ली के लोग पकड़े गए, दिल्ली के कारोबारी शराब करने गए, पकड़े गए। तो आम आदमी पार्टी का तो मकसद ही लूटना था। अब लुटेरे 10 साल तक लूटते रहे और दिल्ली के लोग उनको नहीं समझ पाए, अलग बात है, पर जब समझ लिया तब घर बिठा दिया। आपके मंत्रालय में लगातार कई सारे काम चल रहे हैं। आने वाले कुछ सालों में अगर प्राथमिकता के तौर पर दिल्ली में आपका मंत्रालय किस तरह से आगे? हमारा सबसे पहला टारगेट ये है, दिल्ली के अंदर अभी तक ई वेस्ट जो है, जो हमारे मोबाइल और ये सारी चीज़ों से, इसका भी अभी तक संभालने का कोई काम नहीं था। ये जहर का काम करती है, बहुत बड़ा कैंसर से आपको देने का काम करती है। अब हम इस पे भी काम कर रहे हैं। हम दिल्ली के अंदर ई वेस्ट भी जो है उसको सही जगह पे संभाला जा सके, उसको ख़त्म करने के लिए एक सरकारी तंत्र हो, उसके ऊपर बहुत बड़ा हम काम कर रहे हैं। ये अपने आप में हिस्टोरिकल होने जा रहा है। पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, गर्व का पल है। आज मेरी देश की सेना इतनी ताकतवर है कि आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर जाके उनको तबाह करना, उनके आतंकियों को तबाह करना। और ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि आतंकी मारेगी, उनको 14 करोड़ रुपया भी खमियाजा में दिया। तो ये मेरे देश की सेना की जो वीरता है, इसकी गाथाएं हम स्कूल में, कॉलेज से गाते आए हैं, लेकिन हमने अपने आप उस पराक्रम को देखने का काम हमें जो इस बार मिला है, ये पूरा देश आज गदगद है और पूरा देश हमारी इस आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को सलूट करता है। तिरंगा यात्रा के रूप में दिल्ली के लोग जब सड़कों पर उतरे तो दिल्ली के लोगों ने बताया कि हमारे मन में कितना जश्न है, हमारे मन में कितना जोश है और हम कितना अपनी आर्मी का सम्मान करते हैं। दिल्ली सरकार लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है और सरकार का टारगेट है कि 2028 तक दिल्ली के पर्यावरण की चिंता को लेकर जो कदम उठाए जाएं वो उसके सारे प्रोजेक्ट पूरे किए जाएं और साथ में जो कूड़े के पहाड़ है उसको भी दिल्ली से खत्म किया जाए। कैमरामैन उत्तम सिंह के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इधर बिहार के ग्रामीण इलाकों में विकास की गति सरकार की ओर से तेज कर दी गई है। दरअसल अब ग्रामीण इलाके में जितनी भी टूटी फूटी सड़कें हैं उसकी किस्मत बदलने वाली है। बिहार सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को एक नए अवयव के रूप में प्रारंभ किया गया है। बिहार में ग्रामीण पथों के निर्माण से गांव और शहरों की दूरी हुई कम। 8,716 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों के निर्माण का काम हुआ शुरू। सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई गति। ग्रामीणों को मिलेगी मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक सड़क की सुविधा। 3 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना पहुंचना होगा संभव। बिहार की डबल इंजन एनडीए सरकार का संकल्प है कि राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना केवल 3 घंटे में पहुंच जाए। इसके लिए बड़े स्तर पर बेहतरीन सड़कों का निर्माण राज्य में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को और आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। अब गांव की सड़कें भी शहरों की तरह चकाचक होंगी। इसके लिए नीतीश कुमार ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ग्रामीण कार्य विभाग जो है वो पिछले 20 वर्षों से, जब माननीय नेता आए थे उसके पहले ये विभाग नहीं था। इस 20 वर्षों में 8,000 किलोमीटर से ग्रामीण कार्य विभाग ने
इसको लगभग 1,18,000 किलोमीटर करने का काम किया है। बिहार सरकार की योजना के तहत 8,716 करोड़ रुपए की लागत से 6,938 पथों का निर्माण या मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इससे 12,105 किलोमीटर लंबाई की सड़क पहले से बेहतर होगी। प्रदेश में ग्रामीण पथों के निर्माण से न केवल गांव और शहरों के बीच की दूरी घट रही है, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जैसी कई योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण राज्य में किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि जिन ग्रामीण पथों की मरम्मत की आवश्यकता है उन्हें बरसात से पहले ठीक करा लिया जाए। इससे लोगों को बारिश के दिनों में भी आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। आर्थिक रूप से हमारा विपन्न प्रदेश था और पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत कम था। उसको ग्रामीण कार्य विभाग ने, चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में हो, मछली पालन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जो हमारे उत्पादन ग्रामीण इलाकों में थे उसको मुख्य शहर से या मुख्य बाजार से जोड़ने का काम किया है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहां तक हम बारहमासी सड़क देने का काम करें। सड़क निर्माण में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका निपटारा तय समय में किया जाएगा। इसके लिए भी राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही ग्रामीण भी सड़क निर्माण में परेशानी या गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत सीधे विभाग या संबंधित अधिकारी को दे सके, इसके लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ग्रामीण सड़कों के विकास को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण और शहरी सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर हो। सड़कों की गुणवत्ता की भी मॉनिटरिंग माइक्रो लेवल पे की जा रही है। लोक शिकायत के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिल्मी दुनिया के नामचीन हस्तियां कांस फिल्म फेस्टिवल पहुंच रही है। फिल्म जगत के लोगों ने कान फिल्म समारोह एक सुनहरा अवसर और मंच है, जहां पर वो अपने देश, संस्कृति, विविधता और परंपरा को पेश कर सकें। कान फिल्म महोत्सव से देखिए दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बाजारों में से एक मार्चे ड्यू फिल्म की झलक। ये है कान फिल्म महोत्सव का फिल्म बाजार। बेहद मशहूर है, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर एक तरह से पूरी दुनिया की फिल्मों का एक वैश्विक मेला सजा हुआ है। दुनिया के तमाम देश यहाँ पर मौजूद हैं, शिरकत कर रहे हैं और हर देश अपने देश की कला, संस्कृति और कहानियों को यहाँ प्रस्तुत कर रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा इटालियन पेविलियन लगा हुआ है, उसके पीछे अमेरिकन पेविलियन है। ये तमाम देश यहाँ पहुंचे हैं और अपने अपने देशों की जो फिल्म मार्केट है उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरह से एक ही छत के नीचे पूरी दुनिया की फिल्मों का एक मेला सजा हुआ है। हर एक स्टॉल एक नई कहानी, एक नई शुरुआत, एक नए सहयोग की कहानी कहता है। दुनिया भर से यहाँ पर फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, सेल्स एजेंट्स, तमाम लोग पहुंचे हुए हैं अपनी कहानियों को, अपनी फिल्मों को बेचने के लिए, अलग अलग न्यू टेरिटरीज की शुरुआत करने के लिए, अलग अलग मार्केट्स को कैप्चर करने के लिए। एक तरह का नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहां पर दुनिया भर के प्रोफेशनल्स पहुंचे हुए हैं। छोटी बजट की फिल्म है या बड़ी बजट की फिल्म है, हर तरह की फिल्मों को एक मौका यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। कान फिल्म महोत्सव एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फिल्म महोत्सव है, 78वां इसका एडिशन है। इसी के तहत यहाँ पर दुनिया भर से जो फिल्म बाजार के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। फिल्म महोत्सव एक अलग चीज है, फिल्म बाजार एक अलग चीज है। फिल्म महोत्सव जहाँ एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर दुनिया भर के डिस्ट्रीब्यूटर्स, फिल्म मेकर्स आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, जुड़ते हैं। लेकिन फिल्म बाजार वो जगह है जहाँ पर लोग अपनी
फिल्मों को लेकर आते हैं और उन्हें बेचते हैं। यानी कि एक तरह का इकोसिस्टम जो एक बायर और सेलर के बीच खड़ा हो सकता है, वो कोशिश की गई है इस कान फिल्म महोत्सव के फिल्म बाजार के जरिए। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान फिल्म महोत्सव। और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्रों की फिल्म ए डॉल मेड अप ऑफ क्ले ने 78वें कान फिल्म फेस्टिवल 2025 में प्रतिष्ठित ला सिनेफ सेक्शन में आधिकारिक चयन हासिल किया है। भारतीय सिनेमा के लिए गौरव की बात है। इस श्रेणी में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि के रूप में ये फिल्म भारत की सिनेमाई शिक्षा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ला सिनेफ कान फिल्म फेस्टिवल का एक खंड है जो दुनिया भर के फिल्म स्कूलों से छात्रों द्वारा बनाई गई फिल्मों को प्रदर्शित करता है। डीडी न्यूज संवाददाता जया सिन्हा ने की फिल्म की टीम और क्रू से खास बातचीत। 78वें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय युवाओं द्वारा बनाई गई एक फिल्म धूम मचा रही है। लास्ट सिनेफ सेक्शन में इसे चयनित किया गया है। 23 मिनट की ये फिल्म है जिसे एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म कहा जा रहा है। मेरे साथ है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के ये छात्र जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है। साहिल फिल्म के निर्माता हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इसे एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म क्यों कहा जा रहा है, और जीरो बजट फिल्म ये क्या होती है? ये एक्सपेरिमेंटल और ड्रामा फिल्म है। एक्सपेरिमेंटल हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम सारे लोग एक साथ आए हैं। जीरो बजट मीन्स ये प्रोड्यूसिंग फॉर फिल्म एंड टेलीविजन एक डिपार्टमेंट है एसआरएफटीआई में, जहां पर आपको कोई बजट नहीं मिलता और आप जो रिसोर्स एसआरएफटीआई में इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है उस इंस्टीट्यूट से मिलकर तुम वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो। छात्र से एक फिल्म मेकर बनकर कान में आना, साहिल किस तरह का ये अनुभव है आपके लिए? This is a big opportunity. So for me, because we worked on a very tight budget, कम बजट में किया, almost zero budget जो बोल रहे हैं, तो and then making it in a collaborative way, और फिर कान में सिलेक्शन हुआ तो इस a surreal feeling जो बोलते हैं वैसा है। एंड आई एम वेरी प्लीज्ड। उमा, किस तरह से आप इस फिल्म से एसोसिएटेड है और किस तरह से अनुभव है इस पूरी फिल्म को बनाने का? जो पूरा प्रोसेस हुआ कि कहानी लॉक करें और कैसे बनाएंगे, वो कैसे रहा? जीरो बजट फिल्म को कैसे एग्जीक्यूट करना है एंड उसको सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं करना, कैसे उस प्रोडक्ट को आपको इतना वर्थ इट बनाना है कि वो ऐसे फेस्टिवल में वर्क कर सकें। सो वो पूरा एक चांस था विच वी ऑल एज अ टीम मेंबर टुक। हमने सबने मिलके वो चीज करा एंड ये हम सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कॉलेज से निकलकर एक फिल्म फेस्टिवल में कम्पीट करना, कान में इस वक्त भारतीय फिल्मों की मौजूदगी काफी अच्छी है। बीते साल हमने देखा कि एफटीआई की फिल्म ने भी पुरस्कार जीता। किस तरह से आप देखते हैं अपनी फिल्म को और कैसे उम्मीद की जा रही है कि इस बार जीत के जाएंगे कान? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कान फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट होना, क्योंकि ऑलमोस्ट जीरो बजट, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, जीरो बजट प्रोजेक्ट। तो कॉलेज में जो रिसोर्सेज हैं और उनको यूज़ करके तुम एक फिल्म बना रहे हो, जो मोस्टली हम क्या करते हैं कि फिल्म बनाते हैं और हम छोड़ देते हैं, हमको नहीं लगता कि वो यहाँ तक पहुँच पाएगी, पर ये फिल्म यहाँ तक पहुँची है। मतलब इट्स वेरी अमेजिंग फीलिंग। ये युवा हैं जिन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपना नाम बनाने का एक सपना देखा है और कहीं ना कहीं वो सपना उन्हें कान तक ले आया है और वो पूरा जरूर होगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, कान। और भारतीय जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा आज दोहा डायमंड लीग में हिस्सा लेंगे। ये इवेंट भारतीय समय के अनुसार आज रात 10 बजे शुरू होगा। साल 2025 में ये नीरज का पहला बड़ा इवेंट है। नीरज के प्रतिद्वंदियों में पूर्व विश्व चैंपियन एंडरसन पीटर्स, चेक रिपब्लिक के याकूब वैटलेज, केन्या के जूलियस येंगो और जर्मनी के जूलियन वेबर शामिल रहेंगे। वहीं भारत के किशोर जेना भी चोट से उबरने के बाद इस इवेंट में वापसी करने जा रहे हैं। इस इवेंट के साथ ही नीरज के नए कोच चेक रिपब्लिक के पूर्व दिग्गज जावलिन थ्रोअर यान ज़ेलेंस्की के साथ नई साझेदारी भी शुरू होगी। देखना होगा कि ज़ेलेंस्की के साथ जुड़ने का नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर क्या असर पड़ता है। नीरज टोक्यो ओलंपिक के बाद से किसी भी इवेंट में शीर्ष 2 में शामिल रहे हैं। अब उनकी नजर 90 मीटर का बैरियर तोड़ने पर भी रहेगी, जो नीरज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और वहीं खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन 19 से 24 मई तक दीव, दादर नगर हवेली और दमन में किया जाएगा। बीच गेम्स में फुटबॉल, वॉलीबॉल, सेपक टैक्रो, कबड्डी, पेंचक, सिलट और ओपन वाटर स्विमिंग शामिल रहेंगे। वहीं मलखंब और रस्साकशी को डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया जाएगा। इन खेलों में देश भर के लगभग 1000 एथलीट हिस्सा लेंगे। और इसी खबर के साथ समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।